हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं कमलेश्वर जी द्वारा लिखी गई कहानी खोई हुई दिशाएं। सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदर खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। शाम हो रही थी और कनॉट पैलेस की बत्तियां जगमगाने लगी थी। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे। कहीं दूर आया गया भी तो नहीं, फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी। दिल और दिमाग इतना थक चुका था कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतरकर तन में फैलती जा रही है। पूरा दिन बर्बाद हो गया, यही खड़ा सोच रहा था। घर लौटने को भी मन नहीं कर रहा था। आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और भी उबने लगता था। भूख पता नहीं लगी है या नहीं, वह दिमाग पर जोर डालता। सवेरे 8 बजे घर से निकला था। एक प्याली कॉफ़ी के अलावा तो कुछ पेट में गया नहीं, और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से लगती है। निगाह दूर आसमान पर अटक जाती है, जहाँ चीलें उड़ रही हैं और मोजे की शक्ल में कटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा है। उस गदले आसमान के नीचे जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई दे रहा है। उसकी नोकें अजीब बड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही हैं। पीछे वाली दुकानों के बाहर चोलियों का विज्ञापन है। रीगल बस स्टॉप के नीम के पेड़ों से धीरे धीरे पत्तियां झड़ रही हैं। बसें जू जू करती आती हैं, एक क्षण ठिठकती हैं, एक ओर से सवारियों को उगलती हैं और दूसरी ओर से निगल कर आगे बढ़ जाती हैं। चौराहे पर बत्तियां लगी हैं। बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही हैं। आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, पर कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरों को नकारता या झूठे दर्प में डूबा हुआ गुजर जाता है। और तब उसे अपना वह शहर याद आता है जहाँ से 3 साल पहले वह चला आया था। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता तो उसकी नज़रों में पहचान की एक झलक तैर जाती थी। और यह राजधानी, जहाँ सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं है, अपने देश का नहीं है। तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंचाती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों के बाहर फाटक है जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है, फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतज़ार करने की मजबूरी है। घर पर निर्मला इंतज़ार कर रही होगी। वहाँ पहुंचकर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा, क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वह हीटर पर खाना पका रही होगी। उन्मुक्त होकर वह हवा के झोंके की तरह कमरे में घुस भी नहीं सकता और न उसे बाहों में लेकर प्यार ही कर सकता है, क्योंकि गुप्ता जी अभी मिल से लौटे नहीं होंगे और मिसेस गुप्ता बेकारी में बैठी गप लड़ा रही होंगी या किसी स्वेटर की बुनाई सीख रही होंगी। अगर वह चला भी गया तो कमरे में बहुत अदब से घुसेगा, फिर मिसेस गुप्ता से इधर उधर की 2-4 बातें करेगा। तब बीवी खाना खाने की बात कहेंगी और खाने की बात सुनकर मिसेस गुप्ता घर जाने के लिए उठेंगी, और फिर उसके बाद बड़ी खिड़की का पर्दा खिसकाना पड़ेगा। किसी बहाने खुराना की तरफ वाली खिड़की को बंद करना पड़ेगा। घूमकर मेज के पास पहुंचना होगा और तब पानी का एक गिलास मांगने के बहाने वह पत्नी को बुलाएगा, और तब उसे बाहों में लेकर प्यार से यह कह सकने का मौका आएगा, बहुत थक गया हूँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के पहले ही उसका मन झुझला उठेगा और यह कहने पर मजबूर हो जाएगा, अरे भाई, खाने में कितनी देर है। सारा प्यार और समूची पहचान न जाने कहाँ छिप चुकी होगी। अजीब सा बेगानापन होगा। बेकरी वाले के यहाँ भर्राई आवाज़ में रेडियो गा रहा होगा और गुलाटी के थके कदमों की खोखली आवाज़ जीने पर सुनाई पड़ेगी। गली में कोई स्कूटर आकर रुकेगा और उसी में से कोई बिन पहचाना आदमी किसी और के घर में चला जाएगा।
मोटरों की मरम्मत करने वाले गैरेज का मालिक सरदार चाबियां लेकर घर जाने के इंतज़ार में आधी रात तक बैठा रहेगा, क्योंकि उसे 15 साल पुराने मैकेनिक पर भी शायद विश्वास नहीं है। और सामने रहने वाले विशन कपूर के आने की आहट भर मिलेगी। पिछले 2 साल से उनके सिर्फ नाम की प्लेट देखी है, विशन कपूर जर्नलिस्ट, और उनकी शक्ल के बारे में वह सिर्फ यह जानता है कि सामने वाली खिड़की से जब बिजली की रोशनी छनने लगती है और सिगरेट का धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर बाहर के अंधेरे में डूब जाता है, तो विशन कपूर नाम का एक आदमी भीतर होता है। और सुबह जब उसकी खिड़की के नीचे अंडे का छिलका, डबल रोटी का रैपर और जली हुई सिगरेटें, तीलियां और राख बिखरी हुई होती हैं, तो विशन कपूर नाम का आदमी जा चुका होता है। सोचते सोचते उसे लगा कि मोजे की बदबू और भी तेज होती जा रही है और अब रेलिंग पर खड़े रहना मुश्किल है। जेब से डायरी निकालकर उसने अगले दिन की मुलाकातों के बारे में जान लेना चाहा। अंग्रेजी दैनिक में पहले फ़ोन करना है, फिर समय तय करके मिलना है, रेडियो में एक चक्कर लगाना है, फिर चेक रिजर्व बैंक से कैश कराना है और घर एक मनी ऑर्डर भेजना है। कल का पूरा वक्त भी इसी में निकल जाएगा, क्योंकि अखबार का संपादक परिचित नहीं है जो फ़ौरन बुला ले और बुलाकर खुलकर बात कर ले और कोई बात तय हो जाए। रेडियो में भी कोई बात 10 मिनट में तय नहीं हो सकती और रिज़र्व बैंक के काउंटर पर इलाहाबाद वाला अमरनाथ नहीं है जो फ़ौरन चेक लेकर रुपया ला दे। डाक खाने पर व्यापारियों के चपरासियों की भीड़ होगी जो 10-10 मनी ऑर्डर के फॉर्म लिए लाइन में खड़े होंगे और एक कागज़ पर पूरी रकम और मनी ऑर्डर कमीशन का मीज़ान लगाने में मशगूल होंगे। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता होगा। एक क्षण की जान पहचान का सिलसिला सिर्फ पेन होगा जो कोई ना कोई 2 हरूफ लिखने के लिए मांगेगा और लिख चुकने के बाद अपना खत पढ़ते हुए वह बाएं हाथ से उसे कलम लौटाकर शायद धीरे से थैंक यू कहेगा और टिकट वाले काउंटर की ओर बढ़ जाएगा। और तब उसे झुंझलाहट सी हुई। डायरी हाथ में थी और उसकी निगाहें फिर दूर की ऊंची इमारतों पर अटक गई थी जिस पर बिजली के मुकुट जगमगा रहे थे और उन नामों में से वह किसी को नहीं जानता था। इलाहाबाद में सबसे बड़े कपड़े वाले के बारे में इतना तो मालूम था कि पहले वह बहुत गरीब था और कंधे पर कपड़ा रखकर फेरी लगाता था और अब उसका लड़का विदेश पढ़ने गया हुआ है और वह खुद बहुत धार्मिक आदमी है जो अब माथे पर छापा तिलक लगाकर मनमाना मुनाफा वसूल करता है और कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा है। यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, किसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। कनॉट पैलेस में खुले हुए लॉन हैं, तन्हा पेड़ हैं और उन दूर दूर खड़े तन्हा पेड़ों के नीचे नगर निगम की बेंचें हैं जिन पर थके हुए लोग बैठते हैं और लॉन में एकाध बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों की शक्लें और शरारतें तो बहुत पहचानी सी लगती हैं, पर गोलगप्पे खाती उनकी मम्मी अजनबी हैं, क्योंकि उनकी आँखों में मासूमियत और गरिमा से भरा प्यार नहीं है। उसके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है। उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेमानी और पिटी हुई ललकार है जिसे ना तो नकारा जा सकता है और ना ही स्वीकार किया जा सकता है। वह ललकार सब कानों में गूंजती है और सब बहरों की तरह गुजर जाते हैं। लॉन पर कुछ क्षण बैठने को मन हुआ, पर उसे लगा कि वहाँ भी कोई ठिकाना नहीं। अभी कल ही तो चोर की तरह दबे पांव घास में बहता हुआ पानी आया था और उसके कपड़े भीग गए थे। तन्हा खड़े पेड़ों और उनके नीचे सिमटते अंधेरों में अजीब सा खालीपन है। तन्हाई ही सही, पर उसमें अपनापन तो हो। वह तन्हाई भी किसी की नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट बाद पुलिस का आदमी
उधर से घूमता हुआ निकल जाता है। झाड़ियों की सूखी टहनियों में आइसक्रीम के खाली कागज और चने की खाली पुड़िया उलझी हुई है, या कोई बेघर बार आदमी शराब की खाली बोतल फेंक कर चला गया है। डायरी पर फिर उसकी नज़र जम जाती है और शोर शराबे से भरे उस सैलाब में वह बहुत अकेला सा महसूस करता है और लगता है कि इन 3 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसका अपना हो, जिसकी कचोट अभी तक हो, खुशी या दर्द अब भी मौजूद हो। रेगिस्तान की तरह फैली तन्हाई है, अनजान सागर तटों की खामोशी और सूनापन है, और पछाड़ खाती लहरों का शोर भर है, जिससे वह खामोशी और भी गहरी होती है। मोजे की शक्ल में कटा हुआ आसमान है और जामा मस्जिद के गुंबद के ऊपर चक्कर काटती हुई चीलें हैं। औरतों का पीछा करते हुए फूल बेचने वाले और यतीम बच्चे के हाथ में शाम की खबरों के अखबार हैं। और तभी चंदर को लगा कि एक अरसा हो गया, एक ज़माना गुजर गया, वह खुद अपने से ही नहीं मिल पाया, अपने से बात करने का वक्त ही नहीं मिला, यह भी नहीं पूछा कि आखिर तेरा हाल चाल क्या है और तुझे क्या चाहिए। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई और उसने हर शुक्रवार के आगे नोट किया, खुद से मिलना है शाम 7 बजे से 9 बजे तक, और आज भी तो शुक्रवार ही है, यह मुलाकात आज ही होनी चाहिए। घड़ी पर नजर जाती है 7 बजा है, पर मन का चोर हावी होता जाता है। क्यों ना टी हाउस में एक प्याला चाय पी ली जाए। ना जाने क्यों मन अपने से मिलने से घबराता है, रह रहकर कतराता है। तभी उस पार से आता हुआ आनंद दिखाई दिया। वह उससे भी नहीं मिलना चाहता। बड़ा बुरा मज्जर है आनंद को। वह उस छूत से बचा रहना चाहता है। आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है, ऐसे दोस्त जो जिंदगी में गहरे न उतरें पर उसके साथ कुछ देर रह सकें और बात कर सकें। उसकी बातों में अजीब सा बनावटीपन है, वह बनावटीपन जो आदमी किताबों से सीखता है। उसे लगता है कि वही बनावटीपन खुद उसमें भी कहीं ना कहीं है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दर्जे में बैठ कर वह किताबों से जिंदगियों के मरे हुए ब्यौरे पढ़ रहा था, और जब आज उसे लगता है कि वह सारा वक्त बड़ी बेरहमी से बर्बाद किया गया है। उसने उन खंडहरों में समय बर्बाद किया है जिनकी कथाएं अधपड़े गाइडों की ज़बान पर रहती हैं, जो हर बार उन मरी हुई कहानियों को हर दर्शक के सामने दोहराते जाते हैं। यह दीवाने खास है, ज़रा नक्काशी देखिए, यहाँ हीरे जवाहरातों का जड़ा सिंहासन था, यह जनाना हमाम है, और यह वह जगह है जहाँ से बादशाह अपनी रियाया को दर्शन देने आते थे। यह महल सर्दियों का है, यह बरसात का है, और यह हवादार महल गर्मियों का। और इधर आइए संभल के, यह वह जगह है जहाँ फांसी दी जाती थी। चंदर को लगा जिंदगी के 25 साल वह उन गाइडों के साथ खंडहरों में बिताकर आया है जिनकी जीवंत कथाओं को वह अभी तक नहीं जान पाया। सिर्फ दीवाने खास उसे दिखाया गया, नक्काशी दिखाई गई, और जनाने हमाम में घुमाकर गाइडों ने उस फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया जहां चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे थे और एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटक रही है जिसका फंदा गर्दन से कसा जाता है और आदमी झूल जाता है। और उसके बाद अंधे कुएं में फेंकी गई सिर्फ वे लाशें रह जाती हैं। उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं है और आनंद उनसे अलग नहीं है। चंदर कतरा जाना चाहता था क्योंकि आनंद आते ही किताबी तरीके से कहेगा, यार तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, बिल क्रीम लगाते हो, लड़कियां तो तबाह हो जाती होंगी। और तभी चंदर को सामने पाकर आनंद रुक जाएगा। हेलो, यहाँ कैसे? क्यों लड़कियों पर जुल्म ढा रहे हो? सुनकर उसे हंसी आ जाती है। किधर से आ रहे हो? डायरी जेब में रखते हुए वह पूछता है। आज तो यूं ही फंस गए, आओ एक प्याला कॉफी हो जाए। आनंद कहता है,
फिर एक क्षण रुककर वह दूसरी बात सुझाता है। या और कुछ? चंदर इसका मतलब समझकर ना कर देता है। वह जोर देता है, चलो फिर आज तो हो ही जाए, क्या रखा है इस जिंदगी में। कहते हुए वह झूठी हंसी हंसता है और धीरे से हाथ दबाकर पूछता है, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं? उसे कहने में कोई हिचक नहीं है और न ही उसे शर्म आती है। बड़ी सीधी सी बात है, पैसे कम हैं। अच्छा पार्टनर, मैं अभी इंतज़ाम करके आया। वह विश्वास को गहराता हुआ कहता है, यहीं रुकना, चले मत जाना। और वह जाता है तो फिर नहीं आता। चंदर यह पहले से जानता है। कुछ देर बाद वह टी हाउस में घुस जाता है और मेज़ों के पास चक्कर काटता हुआ कोने वाले काउंटर से सिगरेट का पैकेट लेकर एक मेज़ पर जम जाता है। हेलो, कोई एक अनजाना चेहरा कहता है। बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। और वह भी वहीं बैठ जाता है। दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। टी हाउस में बेपनाह शोर है, खोखली हंसी के ठहाके हैं और दीवार पर एक घड़ी है जो हमेशा वक्त से आगे चलती है। 3 रास्ते बाहर से आने और जाने के लिए हैं और चौथा रास्ता बाथरूम जाता है। बाथरूम के पॉट्स में फिनाइल की गोलियां पड़ी हैं और गैलरी में एक शीशा लगा हुआ है। हर वह आदमी जो बाथरूम जाता है उस शीशे में अपना मुंह देखकर लौटता है। गोलार्ड में डिनर डांस की तैयारी हो रही है। कुर्सियों की 3 कतारें बाहर निकाल कर रख दी गई हैं। उधर वोल्गा पर विदेशियों की भीड़ बढ़ रही होगी और तभी एक जोड़ा भीतर आता है। महिला सजी बजी है और जूड़े में फूल भी हैं। आदमी के चेहरे पर अजीब सा गुरूर है और वे दोनों फैमिली वाली सीट पर आमने सामने बैठ जाते हैं। बैठने से पहले उनमें कोई ताल्लुक नज़र ही नहीं आ रहा था। सिर्फ इतना भर कि जब महिला बैठने के लिए मुड़ी थी तो साथ वाले आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा भर दिया था। इतना सा साथ था दोनों में। उनके पास भी बात करने के लिए शायद कुछ नहीं है। महिला अपना जूड़ा ढीला करते हुए औरों को देख रही है और साथ वाला आदमी पानी के गिलास को देख रहा है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं है। आंखें हैं इसलिए देखना पड़ता है। अगर ना होती तो सवाल ही नहीं था। एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि इधर उधर देखा जाए। बेरा उसकी मेज़ पर सामान रख जाता है और दोनों खाने में मशगूल हो जाते हैं। कोई बात नहीं करता। आदमी खाना खाकर दांत कुरेदने लगता है और वह महिला रुमाल निकालकर अंदाज में लिपस्टिक ठीक करती है। अंत में बेरा आकर पैसे लौटाता है तो आदमी कुछ टिप छोड़ता है जिसे महिला गौर से देखती है और दोनों लापरवाही से उठ खड़े होते हैं। फिर उन दोनों में हल्का सा संबंध उसे नज़र आता है। वह आदमी ठिठक कर साथ वाली महिला को आगे निकालने का इशारा करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। चंदर का मन और भारी हो जाता है। अकेलेपन का नागपाश और भी कस जाता है। अपने साथ बैठे हुए अनजान दोस्त की तरफ वह गहरी नज़रों से देखता है और सोचता है, अजनबी ही सही पर इसने पहचाना तो। इतनी पहचान भी बड़ा सहारा देती है। चंदर को अपनी ओर देखते हुए वह साथ वाला दोस्त कुछ कहने को होता है पर जैसे उसे कुछ याद नहीं आता। फिर अपने को संभाल कर उसने चंदर से पूछा, आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में हैं। मुझे याद पड़ता है कि। कहते हुए वह रुक जाता है। चंदर का पूरा शरीर झंझना उठता है और फिर एक घूंट में बची हुई कॉफ़ी पीकर वह बड़े संयत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था। वह आदमी आगे अटकलें भिड़ाने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे उस अनजान संबंध को मजबूत बनाते हुए कहता है, ऑल राइट पार्टनर, फिर कभी मुलाकात होगी। और सिगरेट सुलगाता हुआ उठ जाता है। चंदर बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े हैं और पुलिस वाला स्टाफ की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा है। चंदर वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी,
पर कोई किसी से कुछ भी नहीं पूछता। पेड़ के अंधेरे में वह चुपचाप खड़ा है। नीचे पीले पत्ते पड़े हैं जो उसके पैरों से दबकर चुरमुराने लगते हैं, और पीले पत्तों की वह आवाज़ उसे वर्षों पीछे खींच ले जाती है। इस आवाज़ में एक बहुत गहरा अपनापन है, उसे बड़ी राहत सी मिलती है। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे उस राह पर। बहुत साल पहले इंदिरा के साथ एक दिन वह चला जा रहा था। कुछ भी नहीं था उसके सामने। वह खंडहरों में अपनी ज़िंदगी खराब करता रहा था, और तब इंदिरा से ही उसने कहा था, चंदर तुम क्या नहीं कर सकते। वही पहचानी हुई आवाज़ फिर उसके कानों में टकराती है, तुम क्या नहीं कर सकते। और यह कहते कहते इंदिरा की आंखों में अदम्य विश्वास झलक आया था, और इंदिरा की उन प्यार भरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या। समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी इंदिरा, इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरे खातिर बिगाड़ लो। पता नहीं मैं किस किनारे लगूं, भूखा मरूं या पागल हो जाऊं। इंदिरा की आंखों में प्यार के बादल और गहरे हो आए थे, और उसने कहा था, ऐसी बात क्यों करती हो चंदर, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में सुखी रहूंगी। चंदर ने उसे बहुत गौर से देखा था। इंदिरा की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी कटीली बरौनियों से विश्वास भरी मासूमियत झलक रही थी। माथे पर आई हुई लट छूने को उसका मन हो आया था, पर वह झिझक कर रह गया था। इंदिरा के कानों में पड़े हुए कुंडल पानी में तैरती मछलियों की तरह झलक रहे थे, और तब उसने कहा था, आओ इधर पेड़ के नीचे बैठेंगे। वे दोनों साथ साथ चल दिए थे। सरस के पेड़ के नीचे एक सीमेंट की बेंच बनी थी। राह पर पीली बत्तियां बिखरी हुई थी। उनके कुचलने से ऐसी ही आवाज़ आई थी जो अभी अभी उसने सुनी थी, वही पहचान भरी आवाज़। दोनों बेंच पर बैठ गए थे, और चंदर धीरे से उसकी कलाई पर उंगली की लकीरें खींचने लगा था। दोनों खामोश बैठे थे। बहुत सी बातें थी जो वे कह नहीं पा रहे थे। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने आंखें चुराते हुए उसे देखा था और शर्मा गई थी। फिर उसी बात पर आ गई थी जैसे उसी एक बात में सारी बातें छिपी हों। तुम ऐसा क्यों सोचते हो चंदर, मुझ पर भरोसा नहीं। तब चंदर ने कहा था, भरोसा तो बहुत है इंदिरा, पर मैं खाना बदोशों की तरह जिंदगी भर भटकता रहूंगा। उन परेशानियों में तुम्हें खींचने की बात सोचता हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम बहुत अच्छी और सुविधाओं से भरी जिंदगी जी सकती हो। मैंने तो सिर पर कफन बांधा है, मेरा क्या ठिकाना। तुम चाहे जो कुछ बनो चंदर, अच्छे या बुरे, मेरे लिए एक से रहोगे। कितना इंतज़ार करती हूँ तुम्हारा, पर तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिलता। फिर कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा था, इधर कुछ लिखा? हाँ, चंदर ने धीरे से कहा था। दिखाओ, इंदिरा ने मांगा था, और तब चंदर ने पसीजे हुए हाथों से डायरी बढ़ा दी थी। इंदिरा ने तुरंत उस डायरी को अपनी किताबों में रख लिया था और बोली थी, अब यह कल मिलेगी। इस बहाने तो अब आओगे? नहीं नहीं, मैं डायरी अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे वापस दो, चंदर ने कहा था। तो इंदिरा शैतानी से मुस्कुराती रही थी, और उसकी आंखों में प्यार की गहराइयां और बढ़ गई थी। हारकर चंदर वापस चला आया था और दूसरे दिन अपनी डायरी लेने पहुंचा था तो इंदिरा ने कहा था, इसमें मैंने कुछ लिखा है, पढ़कर फाड़ देना जरूर से। मैं नहीं फाड़ूंगा तो कुट्टी हो जाएगी। इंदिरा ने बच्चों की तरह बड़ी मासूमियत से कहा था, और उस वक्त उसके मुंह से वह बेहद बचपने की बात भी बड़ी अच्छी लगी थी। और एक दिन इंदिरा घर पर आई थी। इधर उधर से घूम फिरकर वह चंदर के कमरे में पहुंच गई थी, और तब चंदर ने पहली बार उसे बिल्कुल अपने पास महसूस किया था, और उसके माथे पर रंग से बिंदी बना दी थी, और कई क्षणों तक मुग्ध सा देखता रहा था। अनजाने ही उसने होठ इंदिरा के माथे पर टिका दिए थे। इंदिरा की पलकें झेप गई थी, और रोम रोम में से गंध फूट उठी थी। उसकी अंगुलियां चंदर की बाहों पर थरथराने लगी थी, और माथे पर आया पसीना उसके होठों ने सोख लिया था। रेशमी रोएं पसीने से चिपक गए थे, और उन उन्माद के क्षणों में दोनों ने ही प्रतिज्ञा की थी, वह प्रतिज्ञा जिसमें शब्द नहीं थे, जो होठों तक भी नहीं आई थी।
तब से उसे ये शब्द हमेशा याद रहते हैं, तुम क्या नहीं कर सकते। और तभी एक दूसरे नंबर की बस आती है और ठिठक कर चली जाती है। चंदर को एहसास होता है कि वह बस स्टॉप पर खड़ा है। वह गहरी पहचान कहीं कोई तो है और वह बहुत दूर भी तो नहीं। इंदिरा भी तो यही है, दिल्ली में। 2 महीने पहले ही तो उससे मिला था। तब भी इंदिरा की आंखों में वह 4 बरस पहले की पहचान थी और उसने अपने पति से किसी बात पर कहा था, अरे चंदर की आदतें मैं खूब जानती हूँ। और इंदिरा के पति ने बड़े खुले दिल से कहा था, तो फिर भाई इनकी खातिर वातिर करो। और चंद्रा ने मुस्कुराते हुए 4 बरस पहले की तरह चिढ़ाने के अंदाज में बयान किया था, चंदर को दूध से चिढ़ है और कॉफी इन्हें धुआं पीने की तरह लगती है। चाय में अगर दूसरा चम्मच चीनी डाल दी गई हो तो इनका गला खराब हो जाता है, कहकर वह खिलखिलाकर हंस दी थी और इस बात से उसने पिछली बातों की याद ताजी कर दी थी। सचमुच चंदर 2 चम्मच चीनी नहीं पी सकता। बस आने का नाम नहीं ले रही थी। खड़े खड़े चंदर को लगा कि इन अनजानी और बिन जान पहचान से भरी नगरी में एक इंदिरा है जो उसे इतने सालों बाद भी पहचानती है, अब तक जानती है। उसका मन अपने आप इंदिरा से मिलने के लिए छटपटाने लगा ताकि यह अजनबीपन किसी तरह टूट सके। तभी एक फटफट वाला आवाज लगाता हुआ आ जाता है, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। चंदर एक कदम आगे बढ़ता है और वह सरदार उसे देखते ही जैसे एकदम पहचान जाता है। आइए बाबूजी, करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। उसकी आंखों में पहचान की झलक देखकर चंदर का मन हल्का हो जाता है। आखिर एक ने तो पहचाना। चंदर सरदार को पहचानता है। बहुत बार वह इसी सरदार के फटफट में बैठकर कनॉट पैलेस आया था। आंखों में पहचान देखते ही चंदर लपक कर फटफट पर बैठ जाता है। 3 सवारियां और आ जाती हैं और 10 मिनट बाद ही गुरुद्वारा रोड के चौराहे पर फटफट रुकता है। चंदर एक चवन्नी निकालकर सरदार की हथेली पर रख देता है और पहचान भरी नजरों से उसे देखता हुआ चलने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ए बाबूजी, कितना पैसा दिया है? चंदर मुड़कर देखता है तो सरदार उसकी तरफ आता हुआ कहता है, 2 आने और दीजिए साहब, हमेशा 4 आने लगते हैं सरदार जी। चंदर पहचान जताता हुआ कहता है, पर सरदार की आंखों में पहचान की परछाई तक न थी। वह फिर कहता है, सरदार जी, आपके फटफट पर ही 20 बार 4 आने देकर आया हूँ। किसी होर ने लय होंगड़े 4 आने, 80 तय 6 आने तो घट नहीं लेंदे बादशाह हो। सरदार इस बार पंजाबी में बोला था और उसकी हथेली फैली हुई थी। बात 2 आने की ही नहीं थी। चंदर ने बाकी पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और इंदिरा की घर की तरफ मुड़ गया। और इंदिरा उसे मिली तो वैसे ही वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। बड़ी अच्छी तरह उसने चंदर को बैठाया और बोली, इधर कैसे भूल पड़े आज? फिर आंखों में वही पहचान की परछाई तैर गई थी। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने कहा था, अब तो 9 बज रहे हैं, ये 8 बजे ही फैक्ट्री बंद करके लौट आते हैं। पता नहीं आज क्यों देर हो गई है। अच्छा, चाय तो पियोगे? चाय के लिए इनकार तो नहीं की जा सकती, चंदर ने बड़े उत्साह से कहा था और कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाकर बैठ गया था। उसकी सारी थकान उतर गई थी और मन का अकेलापन डूब गया था। नौकरानी आकर चाय रख गई। इंदिरा ने प्याले सीधे करके चाय बनाई तो वह उसकी बाहों, चेहरे और हाथों को देखता रहा। सब कुछ वही था, वैसा ही था, चिर परिचित। तभी इंदिरा ने पूछा, चीनी कितनी दूं? और एक झटके से सब कुछ बिखर गया। उसका गला सूखने सा लगा और शरीर फिर थकान से भारी हो गया। माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने पहचान का रिश्ता जोड़ने की एक नाकाम कोशिश की और बोला, 2 चम्मच। और उसे लगा कि अभी इंदिरा को सब कुछ याद आ जाएगा और वह कहेगी कि 2 चम्मच चीनी से अब गला खराब नहीं होता। पर इंदिरा ने प्याले में 2 चम्मच चीनी डाल दी और उसकी ओर बढ़ा दिया। जहर के घूंटों की तरह वह चाय पीता रहा। इंदिरा इधर उधर की बातें करती रही, पर उनमें उसे मेहमान नवाजी की बू लग रही थी और चंदर का मन कर रहा था कि इंदिरा के पास से किसी भी तरह भाग जाए और किसी दीवार पर अपना सिर पटक दे। जैसे तैसे उसने चाय पी और पसीना पोंछता हुआ बाहर निकल आया। इंदिरा ने क्या क्या बातें की उसे बिल्कुल याद नहीं। सड़क पर निकलकर वह एक गहरी सांस लेता है और कुछ क्षणों के लिए खड़ा रह जाता है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा है और मुंह का स्वाद बेहद बिगड़ा हुआ है। चौराहे पर कुछ टैक्सी ड्राइवर
नशे में गालियां बक रहे हैं और कुत्ता दूर सड़क पर भागा चला जा रहा है। मछलियां तलने की गंध आ रही है और पान वाले की दुकान पर कुछ जवान लोग कोका कोला की बोतलें मुंह में लगाए खड़े हैं। स्कूटरों में कुछ लोग भागे जा रहे हैं और शहर से दूर जाने वाले लोग बस स्टॉप पर खड़े अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कारें, टैक्सियां, बसें और स्कूटर आ जा रहे हैं। चौराहे पर लगी बत्तियों की आंखें अब भी लाल पीली हो रही हैं। चंदर थका सा अपने घर की ओर लौट रहा है। चौराहे पर लगी बत्तियों की आंखें अब भी लाल पीली हो रही हैं। चंदर थका सा अपने घर की ओर लौट रहा है, अंगुलियों पर जूता काट रहा है और मोजे की बदबू और भी तेज हो गई है। आखिर वह थका हारा घर पहुंचता है और मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। निर्मला उसे देखकर मुस्कुराती है और धीरे से बाहों पर हाथ रखकर पूछती है, बहुत थक गए हैं? हाँ, चंदर कहता है और उसे बहुत प्यार से देखता है। उसका मन भीतर से उमड़ आता है। वह किराए का मकान भी उस क्षण उसे राहत देता है और लगता है कि वह उसी का है। निर्मला खाना लगाते हुए कहती है, हाथ मुँह धो लो, अभी खाने का मन नहीं है। चंदर कहता है तो बहुत प्यार से देखते हुए पूछती है, क्यों, क्या बात है? सुबह भी तो खाकर नहीं गए थे, दोपहर में कुछ खाया था? हाँ, वह कहता है और निर्मला को देखता रह जाता है। निर्मला कुछ अचकचाती है और कुछ देर बाद थकी सी उसके पास बैठ जाती है। चंदर कुछ देर खोई खोई नज़रों से कमरे की हर चीज़ देखता रहता है। बीच बीच में बड़ी गहरी नज़रों से निर्मला को ताकता है। निर्मला कोई किताब खोलकर पढ़ने लगती है और चंदर उसे देखे जा रहा है। पीछे से पड़ती हुई रोशनी में निर्मला के बाल रेशम की तरह चमक रहे हैं। उसकी बरौनियाँ मुलायम कांटों की तरह लग रही हैं और कनपटी के पास रेशमी बालों के सिरे अपने आप घूम रहे हैं। पलक के नीचे पड़ती हुई परछाई बहुत पहचानी सी लग रही है। उसने कड़ा आधी कलाई तक सरका लिया है। चंदर की निगाहें उसके अंग प्रत्यंग में पुरानी पहचान खोज रही हैं। उसके नाखून, उंगलियां और कान की गुदारी लवें। उठकर वह पर्दे खींच देता है और आराम से लेट जाता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, अजनबी और तन्हा नहीं है। सामने वाला गुलदस्ता उसका अपना है, पड़े हुए कपड़े उसके अपने हैं, उनकी गंध वह पहचानता है। इन सभी चीज़ों में एक गहरी पहचान है। घोर अंधेरी रात में भी वह उन्हें टटोल कर पहचान सकता है। किसी भी दरवाजे से बिना टकराए निकल सकता है। तभी जीने पर गुलाटी के थके कदमों की खोखली आहट सुनाई पड़ती है और उसे घबराहट सी होती है। वह धीरे से निर्मला को अपने पास बुला लेता है, उसे लिटाकर छाती पर हाथ रख लेता है। कई क्षणों तक वह उसकी सांस से उठती बैठती छाती को महसूस करता है और चाहता है कि निर्मला के शरीर का अंग अंग और मन की हर धड़कन उसे पहचान की साक्षी दे, गहरी आत्मीयता और निर्बंध एकता का एहसास दे। अंधेरे ही में वह उसके नाखूनों को टटोलता है, उसकी पलकों को छूता है और उसकी गर्दन में मुंह छिपाकर खो जाना चाहता है। धुले हुए बालों की चिर परिचित गंध उसके रंध्र रंध्र में रिसने लगती है और उसके हाथ पहचान के लिए पोर पोर कर थरथर सरकते हैं। निर्मला की सांस भारी हो आती है। वह उसकी मांसल बाहों को महसूस करता है और गोल गुदारे कंधों पर हाथ से थपथपाता रहता है। निर्मला के शरीर का अंग अंग अनूठे अनुराग से खींचता सा आता है। उसका रोम रोम उसे पहचान रहा था, जोड़ जोड़ कसाव से पूरित था। तन के भीतर गर्म रक्त के ज्वर उठ रहे थे और हर सांस पास खींचती जा रही थी। अंग प्रत्यंग में पोर पोर में गहरी पहचान थी। तभी बिशन कपूर की खिड़की में उजाला होता है और धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर गली के अंधेरे में डूबने लगता है और उसका तन्हा मन
तन्हाइयों को छोड़कर उस परिचित गंध, परिचित सांसों और पहचाने स्पर्शों में डूब जाता है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। परिचय की एक मांग है और उसे अंधेरे में वह सांसों से, गंध से, तन के टुकड़ों टुकड़ों से पहचान चाहता है, पुरानी प्रतीति चाहता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और उस खामोशी में वह अस्वस्थ होता है। वह दोनों बाहों में उसे भर लेता है। ज्वर और उठता है, तन की गर्माहट और बढ़ती है और रंध्र रंध्र में एकता का एक सागर लहराने लगता है। धीरे धीरे निर्मला की तेज सांसें धीमी पड़ती हैं और चुंबकीय कशिश ढीली पड़ जाती है। खिंचाव टूटने लगता है और अंगों के ज्वर उतरने लगते हैं। चंदर कसकर उसकी बाहों को जकड़े रहता है। उतरता हुआ ज्वर उसे फिर अकेला छोड़ जा रहा है, अनजान तटों पर छोड़ी हुई सीपी की तरह। निर्मला अपनी दबी हुई बाँह निकाल लेती है और गहरी सांस लेकर ढीली सी लेट जाती है। धीरे धीरे सब कुछ सो जाता है और रात बहुत नीचे उतर आती है। कहीं कोई आवाज़ नहीं, कोई आहट नहीं। धीरे से निर्मला करवट बदलती है और दूसरी ओर मुँह करके गहरी नींद में डूब जाती है। करवट बदलकर लेटी हुई निर्मला को वह अलसाया सा देखता रहता है और चंदर फिर अपने को बेहद अकेला महसूस करता है। वह निर्मला के कंधे पर हाथ रखता है, चाहता है कि उसकी करवट बदल ले, पर उसकी अंगुलियां बेजान होकर रह जाती हैं। कुछ क्षण वह अंधेरे में ही निर्मला को उधर मुँह किए लेटा हुआ देखता है और फिर हताश सा खुद भी लेट जाता है। पता नहीं कब उसकी पलकें झपक जाती हैं और फिर बहुत देर बाद थाने का घड़ियाल 2 के घंटे बजाता है और उसकी नींद उचट जाती है। नींद के खुमार में ही वह चौंक सा पड़ता है। कमरे की खामोशी और सूनेपन से उसे डर सा लगता है। अंधेरे में ही वह निर्मला को टटोलता है। तकिए पर बिखरे उसके बालों पर उसका हाथ पड़ता है और वह उन बालों की चिकनाई को महसूस करता है। सिर झुकाकर वह उन्हें सूंघता है, फिर निर्मला पर हाथ रखता है, उसके गोल कंधों को छूता है। वह स्पर्श भी पहचाना हुआ है। धीरे धीरे वह उसके पूरे शरीर को पहचानने के लिए टटोलता है और उसकी सांसों की हल्की आवाज़ को सुनने और पहचानने की कोशिश करता है। निर्मला अब भी करवट लिए पड़ी है। वह धीरे से नींद में कुनमुनाती है। चंदर का दिल धक से रह जाता है, कहीं निर्मला जाग ना जाए। अनजाने ही इस स्पर्श से अजनबियों की तरह चौंक न जाए। निर्मला सोते सोते एक बार रुक रुक कर सांस लेती है, जैसे उसे डर सा लग रहा हो या कोई भयंकर सपना देख रही हो। चंदर सुन्न सा रह जाता है। क्या वह उसके स्पर्श को नहीं पहचानती? और फिर निर्मला को झकझोर कर वह उठाता है। निर्मला, निर्मला, वह बदहवासी में कहता है। निर्मला चौंक कर उठती है और आंखें मलते हुए प्रकृतिस्थ होने की कोशिश करती है और बिजली जलाकर वह निर्मला को दोनों कंधों से पकड़कर अपना मुंह उसके सामने करके डरी हुई आवाज़ में पूछता है, मुझे पहचानती हो? मुझे पहचानती हो निर्मला? निर्मला आंखें फाड़े देखती रह जाती है। धीरे से आश्चर्य भरे स्वर में कहती है, क्या हुआ? और वह निर्मला को ताकता रह जाता है। उसकी आंखें उसके चेहरे पर कुछ खोजती रह जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी कहानी। एक दुनिया समानांतर की अन्य कहानियाँ आप प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं।